Hello aspirants. So today we'll be discussing the third topic of our 30-day program of polity, that is fundamental rights. So देखो fundamental rights is a broad topic. तो आपको ये वरी नहीं करना है कि what we have to study, what we have to leave, what is bereft of the things coming in the UPSC prelims or the trends. So basically just keep one thing in your mind, that whatever we are going to deliver is the most crisp and परफेक्ट एंड एप्ट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2022. सो जो भी नोट्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. आप वाइल टेकिंग द लेक्चर जस्ट जॉट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट वर्ड्स और वोकैब विच आई एम गोइंग टू से मीन वाइल द लेक्चर. ओके, सो लेट्स बिगिन. फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 to 35 में डिस्कस करे गए हैं पार्ट 3 में. ओके, ये कहां से इंस्पिरेशन हमने ड्रॉ किया है? ये इंस्पिरेशन हमने ड्रॉ किया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट्स. आपको पता है 1 to 10th अमेंडमेंट में जेम्स मेडिसन की तरफ से इसको रिप्रेजेंट किया गया था. फंडामेंटल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, दैट कैन बी अ मटेरियल, दैट कैन बी इंटेलेक्चुअल, दैट कैन बी स्पिरिचुअल, दैट कैन बी मोरल, दैट कैन बी सोशल. बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस. आप बात को समझना, कोई भी फंडामेंटल राइट है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? राइट टू लिव, राइट टू ब्रीथ, राइट टू मूव, राइट टू हैव अ हेल्दी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट. ये सब क्या है? एक फंडामेंटल राइट ही तो है एक इंसान का. एंड दैट व्हाट मेक्स अस डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनिमल्स, राइट? सो लेट्स सी. Magna Carta of India, obviously, and it's justiciable, it's enforceable and guaranteed to all. Here comes the word guaranteed to all. Guaranteed to all का क्या मतलब है सर? अगर गारंटी करी जा रही है मतलब कोई तो कोई गारंटर भी होगा. कौन है वो गारंटर? विल बी डिस्कसिंग. नाउ आई एम ऑल्सो आस्किंग यू, टेल मी हु इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. और अगर सर फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, ओके, फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं किसकी तरफ से? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो कौन है वो गारंटर? यस, वेरी करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दिया कि आपके पास फंडामेंटल राइट्स होंगे. अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट व्हाट? द स्टेट. हियर कम्स द क्वेश्चन कि सर ये जो कैसे लॉज हमको, कैसे राइट्स, मतलब क्या है वो? बेसिकली थोड़ा सा वेग लग रहा है. स्टेट क्या होता है सर? तो बेसिकली दो ऐसी चीजें हैं जो अभी थोड़ी कंफ्यूजन में आएंगी. सो लेट्स गो अहेड. सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ओके, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस भी लगेंगे. Okay, ideal of political democracy, limitations on the tyranny of the executive or arbitrary of laws of the legislature. It is also here to establish the harmony between the fundamental rights and DPSP. It is a part of basic structure of the constitution. देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए थी, हमें fundamental rights provide करे गए हैं, that is 6. We have 6 fundamental rights, but इनिशियली इट वॉज 7. सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, फिर राइट टू प्रॉपर्टी भी थी, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आपको एक बात बता दें कि आफ्टर सम टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वॉज स्क्रैप्ड आउट. अच्छा, हियर इट्स द इंफॉर्मेशन ओवर हियर, यू कैन सी, वेरी इंपॉर्टेंट. द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाई 44th अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1978. देखो ये चीज आपको याद करना बहुत जरूरी है, 1978. ठीक है, इट इज ऑल्सो इन द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो पार्ट 3rd में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमें नहीं भूलना है. ऐसा नहीं कि वो हटा ही दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं, है, वो लीगल राइट है. सो इट मस्ट बी ओवर हियर. नाउ इट्स मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर वी डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेट्स डिस्कस व्हाट is the fundamental rights. What exactly are fundamental rights given to us, provided to us by the fundamental law of the land, that is Constitution of India. तो पहले ये तो क्लियर हो जाए सर, उसके फीचर्स के बारे में हम जान लेंगे. पहले ये तो समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स हमें मिले क्या हैं. ओके, सो लेट्स सी इन डिटेल. राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18. राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28. देन राइट कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 and 30, एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन आर्टिकल 32. देखो आपको एक चीज बता दूं मैं, हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट इज फ्रॉम 14 to 32, एंड यू कैन लर्न दिस एज 5 4 2 4 2 1. Okay, this could be a like trick for you. 5 4 2 4 2 1. 5 for
right to equality, 4 for right to freedom, 2 for you have right against exploitation, then 4 articles for right to freedom of religion, then 2 articles for you have cultural and educational rights, then 1 article for right to constitutional remedies. Okay, so this is very important, you can just use this trick. So what are the fundamental rights in the constitution? What are these provisions? Let's see. Article 12, आर्टिकल 12 और 13, देखो 14 to 32 आपको फंडामेंटल राइट्स मिल गए. ओके, फंडामेंटल राइट गिवन टू अस, वी आर एंजॉइंग दैट. ठीक है. अगेंस्ट द स्टेट, सर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेट? दैट स्टेट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 12. व्हाट इज स्टेट? स्टेट इंक्लूड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Okay, state includes parliament, state includes legislature, state includes all the local authorities, that could be municipality, that could be panchayat, that could be urban bodies, that could be development authorities. Okay, all the statutory and non-statutory bodies. So these are all together known as states. It can also be like LIC, ONGC and SAIL. Okay, so in short, a state is an authority. क्वेश्चन आता है कि सर अथॉरिटी तो एक प्राइवेट बॉडी भी है, प्राइवेट एंटिटी भी है, सो विल इट बी कॉल्ड एज ए स्टेट? यस, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12. तो आपको एक चीज क्लियर रखना है कि एक प्राइवेट बॉडी को भी या फिर एजेंसी को भी हम आर्टिकल 12 के तहत एक स्टेट कह सकते हैं. ठीक है. अगर आपका फंडामेंटल राइट वहां पर ऑब्वियसली राइट टू सेफ इन्वायरमेंट है, पर उस प्राइवेट कंपनी में सपोज कर लेते हैं कि कोई सेफ इन्वायरमेंट है ही नहीं फॉर मैन वीमेन एनीवन, तो आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो क्या आप प्राइवेट बॉडी को सू नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज इट वर्क्स एज अ स्टेट. ठीक है. ओके, सो आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट द लॉ. अच्छा, लॉ क्या है? लॉ सब कुछ है, बस उनके इतर विच आर इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स. एकदम दिमाग में क्लियर रखना है. व्हाट डज दिस से? देखो ये सेंटेंस एक नेगेशन में है. अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस. ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और in derogation of any fundamental rights shall be void or null. Clear? मतलब whichever law which is inconsistent and in derogation of any of the fundamental right given to you, it is null and void. Who says that? Who decides that? Supreme Court. Judicial review is over there. Okay, so एक बात और समझ में आ गई कि सर आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में बात कर लिया गया है और आर्टिकल 13 में हमको बता दिया गया व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉ. ठीक है. लॉ क्या हो सकता है? कोई भी ऑर्डर, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी लीगल ऑर्डर, कोई भी एक्शन. सो बेसिकली ऑल दीज कंप्राइजेस ऑफ एन लॉ. द टर्म लॉ डिनोट्स द परमानेंट लॉज, ओके, ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, द टेम्पररी लॉज, the statutory the instruments in the nature of delegation of legislation, order, bylaw, rule, regulation, notification or any of the sources of law by non legislative sources can also comprise as a law. तो लॉ वो सारी चीजें हैं जो एक खुद में ऑर्डर है, बाय लॉ है, रेगुलेशन है, बट अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही हैं तो दैट कुड बी इफ इट इज इनकंसिस्टेंट तो दैट कुड बी स्क्रैप्ड. Who decides that? Supreme Court. Who decides that? Supreme Court or even High Court in many of the cases. Okay, Supreme Court or High Court. So basically you can see the judicial review का भी concept आ गया. तो Article 12 talks about state. ठीक है. Article 13 talks about the water laws and also judicial review. ठीक है. एक क्वेश्चन आ रहा है सर, स्टेट वो सारी अथॉरिटीज हैं, अच्छा क्या स्टेट सुप्रीम कोर्ट होगा? वो भी तो बहुत सारे ऑर्डर्स, लॉ बनाती है. सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो बी एन स्टेट, बट हु विल डू द जुडिशियल रिव्यू देन? अपने ही द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को, अपने ही द्वारा दिए गए जजमेंट्स को क्या वो वापस से जुडिशियल रिव्यू के तहत काट सकती है? यस, इन मेनी केसेस एंड इट हैज बीन ऑलरेडी डन. रिमेंबर वन थिंग, वेरी ब्यूटिफुल, इट इज स्टेटेड, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट if in case of administrative orders then Supreme Court is an state body. Okay, otherwise it is not a state body. Okay,
सो सुप्रीम कोर्ट कैन बी ए स्टेट। इस पर देखो बहुत लंबा डिबेट भी हो सकता है, बट बहुत आसानी से इस डिबेट को खत्म कर दिया गया ये कह के कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आ रहे हैं देन सुप्रीम कोर्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ स्टेट, अदरवाइज नॉट। सो लेट्स गो अहेड। These can be challenged in the courts as violating fundamental rights and hence can be declared void. We have discussed. Article 13 provides for the judicial review. देखिए हम लोग already इसको discuss कर रखे हैं. Article 13 declares that a constitutional amendment is not a law and cannot be challenged. Very important. So इसको थोड़ा highlight कर लेते हैं. Constitutional amendment is not a law and cannot be challenged in the court. ठीक है, ये clear हो गया आपको. So basically कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फन पर केशवानंद भारती केस में ये कंफर्म करा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दैट इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अगेंस्ट और चैलेंजिंग द फंडामेंटल राइट्स देन इट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। सो बेसिकली what did the Supreme Court says that the constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a fundamental right and forms the basic structure of the constitution, hence can be declared as void. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जिससे आपकी राइट टू लाइफ हिंडर हो रही है, राइट टू इक्वालिटी हिंडर हो रही है, राइट टू स्पीच हिंडर हो रही है, लॉट मोर राइट्स गिवन टू यू वो हिंडर हो रही है, दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, here comes the another article, article 14. Article 14 deals in right to equality. See, basically we do have two sort of notion, British concept, then we have American concept. British concept को एक negative notion माना गया है, American concept को एक positive notion माना गया है। तो अच्छा सर British notion है क्या? बहुत सिंपल है। British notion में बोला गया है equality before law, कानून के सामने सब बराबर हैं। सर American concept क्या है? Equal protection of law, मतलब कानून सबको बराबरी के साथ प्रोटेक्शन देगा। देखो दोनों बातें बराबरी की हो रही हैं पर अलग तरीके से कही जा रही हैं। फॉर एग्जांपल एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे अगर लोग होंगे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ बहुत अच्छे से काम करेगी, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि हमारा देश जब आजाद हुआ था, व्हेन आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस, तब what was there? Lot more millions of the people were living in the tribal areas. They were not that aware of their rights. They were not that aware of their, you can say, duties. Nothing. So what happened? They have not got the level playing field because the privileges from the government was not reaching to them. So for this, how can they approach the court? Because they are illiterate. How can they approach the court? Because they have not got any information. No sort of communication has been done to them. So basically, the constitutional concept of right to equality must also integrate the equal protection of law. What does this say? Let's see the equality before law concept first. Absence of any special privileges in favor of any person. Very correct. Absence of any privilege in favor of any person. बहुत सही बात है. Equal subjection of all person to the ordinary law of the land administered by ordinary laws. No person is above law. Very correct. But how can a boy, how can a girl for an educational institute can be treated equal? कई बार इस पे क्वेश्चंस उठे हैं, तो हमारे देश में क्वेश्चंस बहुत लाजमी थे उठने. तो फाउंडिंग फादर्स वर वेरी स्मार्ट. दे टुक द ब्रिटिश कंसेप्ट एंड नोशन एज वेल एंड ऑल्सो द अमेरिकन कंसेप्ट. What happened at the end? Equality of treatment under equal circumstances. Very important. बहुत ही important line है ये. Equality of treatment under equal circumstances. Both in privileges conferred and liabilities imposed by the laws. मतलब अगर आप under privilege हैं, unprivileged हैं, तो आपको privilege दिया जाएगा. But if you are over privileged, तो आपसे वो चीजें इंपोज करके ले भी ली जाएंगी. सो बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की बात हो रही है. सपोज कर लेते हैं कि एक गेट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं और इनको यहाँ पे इस गेट के थ्रू एंट्री मिलेगी. उसके बाद ये एडुकेटेड होंगे, ये एक लिटरेट होंगे और इनको एक प्रिविलेज सेक्शन का रीच मिल सकता है. पर कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे इस देश में जो यहाँ खड़े होंगे. तो आपको लगता नहीं कि इनको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने की जो दूरी है और इनकी जो ट्रेवल करने की दूरी है, इट इज 10x एंड इट्स जस्ट x. तो आपको लगता नहीं इनके साथ चीटिंग हो रहा है? यस, चीटिंग हो रहा है.
इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे देश में ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इनके पास आती है. This is known as the positive discrimination. Okay. Now here comes the rule of law. What is rule of law? Law will be the final destination of each and every person coming to the justice. Okay. What does this concept says? This concept says equality before law given by A.V. Dicey. Rule of law is the basic feature of the constitution. अच्छा, rule of law में रूल ऑफ लॉ में हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ डिग्निटरीज, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं. व्हाट आर दोस? लेट्स डिस्कस इन डिटेल. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, फॉरेन सॉवरेन एंड डिप्लोमेट्स, यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज. आर्टिकल 31C, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेन एवर आर्टिकल 31C विल कम, आर्टिकल 14 विल गो. कहने का मतलब क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं आर्टिकल 31C में. अभी हम जाके उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जब भी 31C का इम्पोजिंग इनैक्टमेंट होगा पर्टिकुलर टाइम पे, तो आर्टिकल 14 वायलेट हो सकता है, तो होने दिया जाएगा. इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है. सो द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज आर्टिकल 361A. नो पर्सन लायबल फॉर एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज रिपोर्ट ऑफ अ ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. ओके. आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड आर्टिकल 194 privileges of the state legislature in the legislature of or any community is there is. Okay. Now, so basically we do have some logical, reasonable restrictions on the discrimination, that is on the equality ground. So basically equal protection of law is most accepted and also positive notion of. So we can say positive discrimination can be entertained. For example, reservation. तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही यही है कि जो लोग ऑलरेडी समाज में बहुत पीछे हैं, पहले उनको आगे लाके एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उसके बाद चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाए. ओके. सो यू शुड नॉट से कि सर व्हाई आर वी जस्ट गेटिंग, आई एम गेटिंग सच एंड सच मार्क एंड ही इज गेटिंग -1 or -2 फ्रॉम मी, स्टिल ही इज गेटिंग द एडमिशन. व्हाई सो? बिकॉज सी, maybe you are privileged, you can get admission in another college, but he or she might not. So she has been given privilege, and that is a positive discrimination. Okay. Article 15. Article 15 talks about the prohibition on of discrimination on certain grounds. State shall not discriminate against any citizen on grounds of only of religion, race, caste, sex or place of birth. Very important. आपको एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करनी है. Only prohibition of discrimination on certain grounds. State shall not discriminate against any citizen on grounds of only of religion, say race, caste, sex, place of birth. ठीक है. इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं. ये सारी चीज बहुत कॉमन है. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 15.3 and 15.4, that is third sub part of Article 15 and 15.4 are the fundamental breaks of reservation in the country. थर्ड में हमारी बात करी गई थी रिजर्वेशन और फोर्थ में बात करी गई थी EWS के रिजर्वेशन को लेके. सो 4 exceptions to this general rule is that state is permitted to make any special provision for women and children for advancement of any socially and educational backward class of citizens for SC and ST. देखो, मतलब SC और ST ऑलरेडी सोसाइटी के एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है. उनको डेवलप करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर स्टेट कोई स्पेशल प्रोविजन बनाती है तो दैट कैन गो विद एन एक्सेप्शन, इन एन एक्सेप्शन. ओके. थर्ड, फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड. अभी तो हम बात कर रहे थे कि उनको सोशली एडवांस करें, अब इसमें एजुकेशनल सेक्शन भी जुड़ गया है, तो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो तो उसमें उनको बेनिफिट मिल सकता है. डी इज एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. ठीक है, तो उनको भी उसमें बेनिफिट उनको मिलेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिकली वीक हैं तो इसका मतलब बहुत सारे प्रिविलेजेस उनसे ऑलरेडी दूर रहे होंगे. तो अगर उनको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है किसी भी रूल्स के थ्रू, प्रोविजंस के थ्रू, तो ये किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. ये एक पॉजिटिव साइड ऑफ डिफरेंशिएशन है. तो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. ठीक है. रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. तो इस चीज को हम जल्दी से देख लेते हैं, क्विक. ठीक है. आई डोंट थिंक इट हैज मच रिलेवेंस बिकॉज आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए और फैक्ट्स पे ही हम अभी डिस्कस करेंगे. इसके नोशंस और कंसेप्ट को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन, व्हाई इट इज डन एंड व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सब किया है. चलो लेट्स सी. एक्सेप्शन इन द आर्टिकल 15C 93rd अमेंडमेंट एक्ट एनेक्टेड सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स रिजर्वेशन इन एडमिशन. समझ गए आप? मतलब
ओबीसीज को जो ये 27% का रिजर्वेशन मिला है वो किसी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में एप्लीकेबल होगा, चाहे वो आईआईटीज हो, आईआईएम हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये हाल फिलहाल का ही है, 103rd अमेंडमेंट, दैट इज 103rd अमेंडमेंट ऑफ 2019. Central government issues order that 20% of reservation to AWS in admission to educational institutes. ठीक है. Now coming to the Article 16. Very quickly we will see the Article 16 as well. See, we have to focus on those areas which are very much inconsistent or trend of polity to be asked in prelims. Okay. 16 बात क्या होती है? Equality of opportunity for all citizens in matter of employment or appointment to any officer under the state. No citizens can be discriminated against or be ineligible for any employment or office under the state on grounds of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth. It's a caste. ठीक है, तो देखो आपको यहां पे बता दें कि अगर कभी भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बात आ रही है, एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर रोजगार को लेकर भी कोई मुद्दा बनता है तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये हमारे आर्टिकल 16 में। बट इसमें भी कुछ 4 एक्सेप्शंस हैं। 4 एक्सेप्शंस क्या है? पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ लोग को स्पेसिफिक एरियाज में काम करने की आजादी मिली हुई है एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन आंध्रा, फॉर एग्जाम्पल इन तेलंगाना। Then second is the state can provide for reservation of appointments or in post or in favor of any backward class that is not adequately represented in state services. हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेट सर्विसेज हों जिसे पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी अभी तक इन्वॉल्व ही नहीं हुई थी, तो उनको प्रमोट करने के लिए कुछ रूल्स या प्रोविजंस लेकर आ सकती है एंड दैट इज वेलकम्ड. That is not the discrimination. It's again a positive differentiation. ठीक है, a law can provide that the incumbent on office related to religious or denominational institutes or a member of its governing body should belong to the particular religion. For example, मान लेते हैं शंकराचार्य. शंकराचार्य एक उपाधि, एक पोस्ट है, वो हमेशा एक हिंदू को ही दी जाएगी. किसी भी मस्जिद या फिर किसी भी चर्च के जो सीनियर हेड होंगे वो उसी पर्टिकुलर चर्च के क्रिश्चियन होने चाहिए और मस्जिद के मुस्लिम होने चाहिए. अब वहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन के लिए आजा खड़े हो जाए कि सर मैं बनना चाहता हूं. नो, यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रिलीजन. ओके. फोर्थ, स्टेट परमिटेड टू मेक अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी ईडब्ल्यूएस ऑफ अ सिटीजन. ठीक है, इट्स वेरी नेसेसरी. मंडल कमीशन एंड बियॉन्ड. नाउ वी विल सी सम केसेस एंड द सीरीज ऑफ इवेंट्स. इट इज नीडेड, क्योंकि आपको एक बैकग्राउंड में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कैसी सारी चीजें रिजर्वेशन वाली बात सामने निकल कर आई थी. 1953 में होता क्या है, काका कालेलकर के नाम से एक कमीशन बना और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी 1955 में. 1979 में फिर से एक कमीशन बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मंडल कमीशन, और उनकी रिपोर्ट आती है 1980 में. ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उनकी रिपोर्ट में था कि 52% are socially and educationally backward excluding SC/ST. Reservation of 27% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द अदर बैकवर्ड, जिसको हम ओबीसी बोलते हैं. ठीक है, फिर 1990 में क्या होता है, वीपी सिंह गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड रिजर्वेशन. अब यहां पे 1990 में ये चीजें डिक्लेयर हो जाती हैं. ओके, 1991 में भी 2 चेंजेस होते हैं. प्रेफरेंस टू द पुअरर सेक्शन अमंग ओबीसी 27% कोटा. रिजर्वेशन ऑफ 10% जॉब फॉर पुअरर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट नॉट कवर्ड इन अंडर एनी रिजर्वेशन स्कीम. आप एक बात समझिएगा, जो रिजर्वेशन ऑफ 10% जॉब फॉर पुअरर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट में भी तो कुछ पुअरर सेक्शन होंगे, उनके लिए रिजर्वेशन को रखा गया था. बट इसको रिजर्वेशन रखा गया था, बट अभी तक किसी भी रिजर्वेशन स्कीम में इसकी बात नहीं हुई थी. 1992 में क्या होता है, मंडल केस स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 16 सब पार्ट 4. इसमें 5 नोशंस देखने को मिलते हैं. It upheld the constitutional validity of 27% reservation. Advanced section of OBC must be excluded because see OBC is a bigger section of society. जरूरी नहीं है ना सारे इक्वल, वहां भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो उसमें भी एक अपर सेक्शन होगा, एक लोअर सेक्शन होगा, तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए बोला गया एडवांस सेक्शन ऑफ ओबीसी मस्ट बी excluded. No reservation in promotion, existing reservation extend only up to 5 years only. No reservation in promotion, existing reservation extend only up to 5 years. सिर्फ 5 साल तक रहेगी, उसको बार बार आप यूज नहीं कर सकते हैं.
टोटल रिजर्व्ड कोटा सेल नॉट बी एक्सीड 50%, मतलब जितने भी रिजर्वेशन का जो पैमाना है कभी 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए, बट इन सम केसेस ये हो चुका है, विल डिस्कस ऑल्सो। कैरी फॉरवर्ड रूल इज वैलिड, शुड नॉट वायलेट 50% रूल। अगर कोई नया रूल आता है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो अगेन वो 50% रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए। बट अभी भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग हैं और वो चल रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स में 50+ हो चुका है। नाउ आई हैव द क्वेश्चन फॉर यू, नेम दोज स्टेट्स जहां पर 50% प्लस रिजर्वेशन हमने देखने को मिलती है। अ परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ओवर इंक्लूजन एंड अंडर आइसोलेशन इन लिस्ट ऑफ ओबीसीज। तो एक प्रॉपर एक बॉडी की गठन की बात करी गई थी। आर्टिकल 70, देखो अभी तक ना जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमको, माइंड करना आप लोग कि अभी तक जितने फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो अगेंस्ट द स्टेट मिले हैं। कि हमें रिजर्वेशन है तो हमको किसके, मतलब हमारी फंडामेंटल राइट है तो किसके खिलाफ हम कहीं ना कहीं जाएंगे, स्टेट के खिलाफ जाएंगे, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ तो जा नहीं सकते हैं। ठीक है, हमारी राइट इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, तो वो अगेंस्ट द स्टेट है। बट अब आती है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अगेंस्ट द स्टेट भी है बट अगेंस्ट द इंडिविजुअल भी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है तो कर दिया गया है, नो इफ्स नो बट। Forbids untouchability in any form, very important, in any form. Untouchability में Offence Act of 1955 amended in 1976 and renamed Protection of Civil Rights Act. अब इसका नाम हो गया Protection of Civil Rights Act. Untouchability not defined in the Constitution or in the Act. मतलब untouchability होती क्या है, इसको डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। Untouchability is just mentioned as a word. ठीक है, मैसूर हाई कोर्ट ने कुछ अपने ज्यूरिसडिक्शन में बोला था, अपने जजमेंट में बोला था, सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 17 इज नॉट अनटचेबिलिटी इन लिटरल और ग्रामेटिकल आर्टिकल 17 सेंस बट द प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन ए कंट्री। अनटचेबिलिटी आप इसको ग्रामेटिकल वे में मत लीजिए, आप इसको लिटरल वे में मत लीजिए, एक सेंस के रूप में लीजिए, एक डेवलपमेंट, एक सोसाइटल नॉर्म के रूप में लीजिए। इसको छुआछूत ये नहीं कि किसी एक इंसान ने अनटचेबल, फॉर एग्जांपल आई कैन नॉट टच हिम, दिस इज सो लिटरल मीनिंग। इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, एक सोशल एवल्स के रूप में आपको इसको लेना है। सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज ऑन सर्टेन क्लासेस डज नॉट कवर सोशल बॉयकॉट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज एक्सेट्रा। अब देखिए ये ना, इसमें कुछ लोग जिसको एक्सक्लूड किया गया उन्हें कवर नहीं करता है। अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें ध्यान देना होगा। And the constitutional obligation of the state to take necessary action to ensure that the right is not violated। मतलब इसमें एक और बात करी गई थी कि नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा स्टेट की तरफ से ताकि ये इंश्योर हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आर्टिकल 17 किसी का वायलेट नहीं हुआ है। सो लेट्स डिस्कस आर्टिकल 18। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल। What I was saying is कि अभी तक हम जितने भी आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किए हैं, ये सारे फंडामेंटल्स राइट्स हमें मिले थे, चाहे वो 14 हो, 15 हो, 16, 17। बट आर्टिकल 18 में क्या है कि ये लिया गया है, आप एक्स्ट्रा प्रिविलेज थे तो आपसे वो प्रिविलेज लिया गया है। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक और एनी बॉडी वेदर अ सिटीजन और फॉरेनर। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। In 1996, Supreme Court upheld that the constitutional validity of national award Bharat Ratna, Padma Bhushan and Padma Shri। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रहेगी नेशनल अवार्ड्स की, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट दीज अवार्ड्स डू नॉट अमाउंट टू द टाइटल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18 दैट प्रोहिबिट्स ओनली हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ राय बहादुर, महाराजा, धीराज, ये सब चीजें टाइटल नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो रूल दैट दे शुड नॉट बी यूज एज सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, अदरवाइज दे शुड फॉरफीट द अवार्ड्स। मतलब आप इनको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नो सिटीजन और अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट्स और ऑफिस फॉर्म और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, now coming to the right to freedom, article 19। right to freedom, article 19 guarantees to all citizens the 6 rights। basically article 19 is an umbrella right, उसके अंडर हम कुछ राइट्स को डिस्कस करने वाले हैं।
Originally, Article 19 had 7 rights. Right to property deleted by 44th Amendment Act of 1978, and that was included in Article 300A as a legal right. ठीक है, Constitution में it is written, but it is under Article 300A. पहला क्या है? Right to freedom of speech and expression, right to assembly peaceably without arm, right to form association or unions or cooperative society, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and resettle in any part of the territory of the India. You can go and resettle anywhere. ठीक है, right to practice any profession or to carry any occupation, trade or businesses. एक बात याद रखना, कोई इलीगल ट्रेड और इलीगल बिजनेस की यहाँ बात नहीं हो रही है, अभी वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे. दीज 6 राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स. मतलब सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हैं, किसी फॉरेन या लीगल एंटिटी को ये नहीं मिले हैं. तो ये बात आपको याद रखनी है. इट्स हाईलाइटिंग थिंग. Okay, so state can impose reasonable restriction on these 6 rights solely on the grounds of mentioned in Article 19. अब ये क्या है, चलिए थोड़ा डिटेल में इसको भी कवर करते हैं. Freedom of speech and expression. The Supreme Court held that freedom of speech contains the following. What does this contain? Right to propagate one's view as well as views of others. ठीक है, right. Freedom of press, freedom of commercial advertisement, right against taping of telephonic conversation, right to telecast, that is government has no monopoly on electronic media, right against band called by political leader or a party or an organization. So basically these are the rights. Right to know about the government activities, right, freedom of silence, that you, if you wish that the colony or the in your vicinity there is a lot of noise because of music, you can complain because you have the freedom of silence. Right against imposition of pre-censorship on a newspaper, right to demonstration or ticketing but not right to strike. आप देखो, हड़ताल आप अपनी बातों को किसी भी जरिए से कह सकते हो, पर आप यू हैव नो राइट टू स्ट्राइक. ओके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड आर्टिकल 19, in Article 19 basically the right, Article 19 Part A says right to free speech or freedom of expression. इन सारे में ये सारी चीज़ें आ गई हैं. तो क्या सर हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. व्हाट आर दोज? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. आपको फॉर एग्जांपल अभी हमारे देश में खालिस्तान मूवमेंट को लेके, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं. अच्छा, किस सेंस में नहीं कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट से दैट खालिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी इन इंडिया. So it's against the sovereignty and integrity of India. Security of the state. Security of the state, you cannot say anything against the security of the state. Friendly relations with the foreign states, public order, decency, morality, contempt of court, obviously, defamation and incitement to an offense. मतलब आप public order को खराब भी नहीं कर सकते हो. Now here comes the freedom of assembly. So freedom of assembly का मतलब क्या है? किसी भी चौराहे पे जाके हम बैठ जाएं, खूब 10-15 लोग को ले जाकर वहाँ पे बैठ जाएं. Yes, कर सकते हैं, बट अगेन देयर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. लेट्स सी, इट शुड नॉट हार्म द पब्लिक ऑर्डर, इट शुड नॉट like restrict the public order. All citizens have right to assemble peaceably without arms. Right to hold public meeting, demonstration, take out processions. For example, आप अपने मिनी प्रोसेशंस को लेकर जा सकते हो परमिशन के साथ. ठीक है, आप कहीं भी मीटिंग्स कर सकते हो, सेमिनार्स कर सकते हो. Only on the public land, peaceful and unarmed. You have to not, कोई वहाँ पे आर्म का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. Does not protect violent, disorderly, righteous assemblies or one that causes breach of public peace or involves arm. ये सारी चीज़ों में आपका किसी भी प्रकार का आर्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. Does not include right to strike. I am saying it again and again. Right to strike में आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि पब्लिक ऑर्डर को आप, राइट टू स्ट्राइक आपको मिलता ही नहीं, बेसिकली राइट टू असेंबल मिलता है.
पब्लिक ऑर्डर को आप किसी भी रूप में हार्म नहीं कर सकते। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसमें भी है, अगेन सेम। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगेन पब्लिक ऑर्डर। सेक्शन 144 एक क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत, कोड के तहत इन फ्रॉम 1973 मजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन एन असेंबली मीटिंग और प्रोसेशन रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, जब भी आप देखा करो लॉट मेनी केसेस सेक्शन 144 इंपोज हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे आप असेंबली भी नहीं कर सकते हो 4 लोगों से ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर एक हेल्थ इशूज हो, फॉर एग्जाम्पल कोरोना के टाइम में ये हो रहा था, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस इशू हो या फिर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हों जो उस चीज़ हमारी हार्मोनी को खराब करने के लिए खड़े हों। सो बेसिकली पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को बचाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। सेक्शन 141 भी है ऑफ आईपीसी। असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स बिकम्स अनलॉफुल इफ द ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ लीगल प्रोसेस। कोई भी लीगल प्रोसेस को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, रजिस्ट नहीं कर सकते हो। टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टी ऑफ सम पर्सन, आप किसी का जाके किसी की जमीन या किसी के प्रॉपर्टी को आप हड़प नहीं सकते हो। टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, टू फोर्स समवन टू डू एन इलीगल एक्ट, टू थ्रेटन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन exercising lawful powers. Basically, see, these are the minute details, very tiny details you have to think of, that these are in the form of right to. First, we have discussed right to expression, speech. Then second, we have discussed right to assembly. पर सब कुछ पीसफुली होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर को हम किसी भी रूप में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी हमें मिला है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में क्या कहता है, हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स बना सकते हैं, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, कुछ भी बना सकते हैं, बट इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, इट शुड नॉट गो अगेंस्ट द सॉवरेनिटी और द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगेन दोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर ओवर here also. Okay, so Supreme Court held that the trade union have no guaranteed right to be effective bargaining. अब आप ये नहीं कि आप किसी भी कंपनी में एक यूनियन बना लिया और यूनियन के पास इतनी ताकत आ चुकी है कि अब वो काम ही बंद कर दे, ठीक है। हैव नो राइट टू स्ट्राइक, हैव नो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट, हैंस कैन बी कंट्रोल बाय एन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ। वहाँ पे इंडस्ट्रियल लॉ तुरंत एक्ट में आ जाएगा। सो बेसिकली एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमें मिले तो हैं अगेंस्ट द स्टेट, बट ये एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही मिले हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वाइज इन स्टडिंग दी ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। आपको यहीं पे एक चीज को समझनी है, व्हाट शुड बी योर हैक, व्हाट शुड बी योर ट्रिक। जरूर आपको कुछ 1-2 ऑप्शंस ऐसे मिल जाएंगे जो आपको दिखेंगे ये तो वायलेट करने वाली बात हो गई, चाहे वो पब्लिक ऑर्डर को लेकर हो, चाहे वो किसी भी एक ऐसे न्यूसेंस एक्टिविटी को लेकर हो जहां पर आपको लगेगा कि ये तो एब्सोल्यूट होने की बात कर रहा है, क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको देखेंगे सब में है। ओके, लेट्स गो अहेड। Freedom of movement, yes, you can go any part of the India across the territory, but again one more thing, suppose कोई एक restricted area है, for example कोई restricted area है जो कि टाइगर रिजर्व है। अब टाइगर रिजर्व में आप घूम सकते हो, पर कुछ एक एरिया जो कि प्रोटेक्टेड है, आप यहाँ नहीं जा सकते हो। अब बोलोगे सर हमें राइट चाहिए, यहीं पे हमें ट्रेवल करना है, सो दिस कैन नॉट बी डन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, मूवमेंट ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मॉरल्स। एग्जैक्टली, सी आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हो जिससे पब्लिक हेल्थ वायलेट हो रही हो, पब्लिक मोरालिटी डाउन हो रही हो। इंटरनल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट टू मूव across the country, article 19. External freedom of movement, right to move out of the country, article 21, और right to, ठीक है, liberty. Freedom of residence, आप कहीं भी जाके अपना घर बना सकते हो अनलेस कोई स्टेट ऑर्डर ना आ रखा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका मतलब ये नहीं किसी आप ट्राइबल लैंड में बोलो सर ये एरिया मुझे बहुत पसंद, अब मुझे अपना वुड हाउस यहीं बनाना है, नो, you have no right for that. Right to reside and settle in any part of the country, intended to removal of internal barriers within the country, इसमें भी restrictions है। Interest of general public, protections of interest of any scheduled tribe, I have already told, and we have also discussed in the schedule also that there is the special protection for the scheduled tribe. In many parts of the country, the tribals have been permitted to regulate their property rights in accordance with the customary rules and laws. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हमारे देश में कुछ कस्टमरी रूल्स एंड लॉज चल रहे होते हैं, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। राइट टू रेसिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऑब्वियसली राइट टू रेसिडेंस एंड राइट टू मूवमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, सपोज यू आर अ पर्सन हु बिलोंग्स टू महाराष्ट्र और तेलंगाना, you want to come to
UP or Bihar, then you can settle over here, and someone wants to go to Andhra or Telangana or Gujarat, he can move over there, he can settle over there. There is no and such kind of restriction, but you cannot go to protected areas. Okay, be it any state across India, state is empowered to. Now there are also some restrictions. Prescribe professional or technical qualification necessary of practicing any profession of carrying on occupation, trade or business. As I have already told, आप कोई भी business नहीं कर सकते हो. आप बोलोगे सर मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का business कर रहा हूँ. You cannot do that, right? Carry on by itself any trade, business, industry or service, whether to be exclusive, complete or partial of citizens or otherwise. ठीक है. State is not required to justify its monopoly. ऐसा नहीं है कि state अपनी मोनोपोली को हर वक्त जस्टिफाई करके रखे. ठीक है, ऐसा कोई इसमें जरूरत नहीं है. डज नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस और ट्रेड और ऑक्यूपेशन दैट इज इमोरल और डेंजरस. स्टेट कैन एब्सोल्युटली प्रोहिबिट दीज और रेगुलेट देम थ्रू लाइसेंसिंग. ठीक है, तो ये चीजें भी हमको ध्यान देनी होगी. आर्टिकल 20 आपको समझना होगा. ये काफी पर्सनलाइज्ड लॉ है, ये काफी पर्सनलाइज्ड फ्रीडम है. ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट सारे पर्सनलाइज्ड हैं. इसमें आपको व्हाइल एक्सप्लेनिंग आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग सो. आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन और अ सिटीजन पर्सन और अ फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन. ये राइट तब एक्टिवेट होता है जब स्टेट कोई आर्बिट्रेरी एक्शन या पनिशमेंट लेता है. नो एक्स पोस्ट और डी फैक्टो लॉ. नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, नॉट सब्जेक्टेड टू अ पेनाल्टी ग्रेटर दैन दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट दैट टाइम ऑफ कमीशन और ऑफेंस. ओनली ऑन क्रिमिनल लॉ, नॉट ऑन सिविल लॉ और टैक्स लॉ. कैनॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और डिमांडिंग सिक्योरिटी फ्रॉम पर्सन. मतलब सारी चीजें बहुत ही क्लियर कट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड में ही मेंशन है कि किसी भी इंसान को लॉ के बाहर जाके पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, लॉ के बाहर जाके उसके साथ कोई पेनाल्टी नहीं क्रिएट कर सकते हैं. जो भी सारी चीजें होंगी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के ही तहत होंगी. ठीक है, क्रिमिनल लॉ के तहत ही देखेंगे, नॉट ऑन सिविल लॉज और टैक्स लॉज एक्सेट्रा. नो डबल जियोपार्डी, मतलब नो वन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस. सपोज आई हैव डन एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम which I have also got my punishment for 6 months in jail. Again, I will not be sent to jail because I have already taken into account the jail period. So this should be taken into account. No double jeopardy. No self incrimination, मतलब आप अपने ही खिलाफ किए गए क्राइम के लिए कभी कंपेल नहीं करे जाओगे कि विटनेस बन जाओ. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Let's see the theory part. No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself. I have already told. Extends to both oral and documentary evidence. जरूरी नहीं है कि आपको लाके खड़ा करके बुलवाया जाए या फिर आपसे जबरदस्ती सिग्नेचर करा के कुछ भी कहवा दिया जाए. Do not extend to civil proceedings or proceedings which are not of criminal nature. ठीक है, अगर क्रिमिनल नेचर के कोई भी चीज बाहर है तो फिर आप उस चीज को आप एंटरटेन नहीं कर सकते हो. सो इन गोपालन केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन. ओके, पर्सनल लिबर्टी है एंड दैट मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटेड टू पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. देन देयर इज ऑल्सो मनेका गांधी केस दैट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21. Right to life and personal liberty of a person cannot be deprived by law provided by the procedure prescribed by the law is reasonable, fair and just. So basically right to life is right to live with human dignity. There should not be demeaning of the nature. It should not be in the demeaning form, right? So liberty and dignity comes hand in hand. What is personal liberty? Widest amplitude and it covers a variety of rights that go to constitute personal liberties of a man. See, it is very subjective matter. A liberty of a man can go to any extent, but again there is a reasonable restriction, but it should not be like you are limiting it and also demeaning it. No, it should not be done because dignity, right to dignity and right to live with dignity is also a fundamental right. Article 21A speaks that state shall provide free and compulsory education to all children at the age of 6 to 14.
सॉरी देयर आर टाइप ऑफ एरर, इन सच मैनर स्टेट में डिटरमाइन, यू नो दैट, ठीक है, there are a lot of provisions in a lot of states across India. 86th Amendment Act of 2002 Education for All, dawn of the second revolution, is chapter of citizens' right. This is very, very important. This is very important. Okay, so 86th Amendment Act of 2002, Education for All. Article 45 in Part 5th, Directive Principle of State Policy for Free Education. State shall provide free education. Okay, in Article 45 it is also mentioned as a DPSP. Now changed, state shall endeavor to provide early childhood care and education to his children until they complete the age of 6. ठीक है, पहले सिर्फ एजुकेशनल था बट अब चाइल्डहुड केयर को भी इंक्लूड कर लिया गया है. आर्टिकल 51A शैल बी अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज for education to his child born between the age of 6 to 14 years. Okay, in 1993 Supreme Court recognized right to free education under Article 21. Okay, now Article 22 again, it is again a personalized form of fundamental right. See, why I am using this, because in Article 20 we have discussed regarding offense, again in 22 we will be discussing the same. Grants protection to person who are arrested or detained. Okay, it grants the protection to a person who is arrested or detained. Punitive detention. What is punitive detention? Punishment after trial and conviction. It is punitive. Then also there is preventive detention. That is before trial, before any punishment, if the person is detained. So it is all. Article 22. This first part of Article 22 confers the following rights. See, one thing I have to be like telling you people कि these articles, Article 20, Article 22, you have to make sure whenever there comes a inclusion of offense or there comes the something like कि कोई crime हुआ है, उस क्राइम के अगेंस्ट आपको क्या फंडामेंटल राइट्स मिले हैं. अनटिल एंड अनलेस प्रूवन गिल्टी यू हैव योर फंडामेंटल राइट्स. इवन प्रूवन गिल्टी तो आपके राइट टू लाइफ, आपके राइट टू लिव विद डिग्निटी तो नहीं ना खत्म हो जाती है. सो विल बी डिस्कसिंग दैट. आर्टिकल 22 में क्या कहा गया है? दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 22 कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स ऑन अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ ऑर्डिनरी लॉ. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है ये जानने का आपका अधिकार है. राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर. आपको अपने वकील का भी अधिकार है. राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर. ऐसा नहीं कि आपको गिरफ्तार तो कर लिया गया है और फिर आपको लेके पूरे देश का भ्रमण करा जा रहा है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू बी प्रेजेंटेड विद इन 24 आवर्स, जिसमें जर्नी का टाइम एक्सक्लूड है. सपोज द केसेस ऑफ लखनऊ and the person is arrested from Kerala, obviously it's not possible to take him within 24 hours because there is a lot of journey time was also included. Right to be released after 24 hours unless the magistrate authorizes further detention. अगर magistrate ने further detention नहीं बढ़ाई है तो तुरंत उसको 24 hours के अंदर रिलीज भी कर देना है. So these are the basic rights. These safeguards not available to these safeguards are not available to an enemy, alien or person arrested during war और डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ और प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक में क्या होता है कि आपका ट्रायल होने के बाद कंफर्म हो गया है कि आप डिटेन करे जा रहे हो, ठीक है. एक क्या है कि अभी ऐसा सपोज्ड माना गया है कि आपके वजह से कोई पब्लिक डिसऑर्डर होने वाला है, तो इसलिए आपको डिटेन करा गया है ताकि प्रिवेंट करा जा सके. ओके, दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड एज वेल एज एलियंस. ये आपको ध्यान देने वाली चीज है. द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस एडवाइजरी बॉडी रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड डिटेंशन. द बोर्ड इज टू बी कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट. देखो, बहुत जरूरी है कि क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे क्या सालों साल आपको कैद करके रखे रहेंगे? नहीं, 3 महीने का वक्त है और जिसमें भी एक कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है. आगे के 3 महीने अगर उनको एक्सटेंड कराने हैं और उस कमेटी में हाई कोर्ट्स के जज इंक्लूड होने चाहिए या फिर उस बोर्ड में हाई कोर्ट के जज होने चाहिए. आर्टिकल 22 ऑल्सो ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब. सबसे इंपॉर्टेंट है, द पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब व्हाट
the classes of cases in which a person can be detained for more than 3 months under a preventive detention law. Maybe that person is a terrorist. I'm just taking an example. Maybe this person is a terrorist or has a link with the terrorist organization, and if that person is caught, so he can also claim that I have a fundamental right to be free. But the parliament can say this, since on the behalf of preventive detention, we have to take him under arrest, okay, under custody without obtaining the opinion of advisory board, maximum period for which a person can be detained in any classes of case under a preventive detention law. Procedure to be followed by an advisory board in an inquiry. जो भी सारा procedure है वो बाद की बात होगी. द पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात आती है तो पार्लियामेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी टू मेक अ लॉ ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजंस कनेक्टेड टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, अगर किसी व्यक्ति का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंकअप है तो वहां पे वो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करेगा तो फिर लॉ का मतलब ही नहीं रह जाएगा. सो बेसिकली यू डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव. प्रिवेंटिव मतलब क्राइम करने के पहले ही आपको डिटेन करा जा सकता है. हो सकता है कि आपके रहने की वजह से क्राइम हो जाए, और अगर हम उसको बाईपास कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट. ओके. Article 23. Article 23 talks about the prohibition of traffic in human beings and forced labor. It is also the right available to both citizens and non-citizens. So this is very important. It protects the individual from both state also and also from private entities. So private से भी आता है और state से भी आता है. Article 23 permits the government to impose the compulsory services. For example, जैसे आप ये समझ लो कि military services और social services and which is not bound to pay. ठीक है. तो now comes the Article 24. Article 24 prohibits the employment of children below the age of 14 years. और हाँ, Article 23 में कोई एज के बारे में बात नहीं करी गई है. in any factory or mine or any other hazardous activities like construction work or railways. Okay. It does not prohibit their employment in any harmless or innocent work. This is very important. The Commission for Protection of Child Rights 2005 was enacted to provide the establishment of National Commission of and State Commission for Protection of Child Rights and Children Courts for providing speedy trial of offences against the children or violation of. What is important over here is to understand the Commission for Protection of Child Rights. ठीक है. Article 25. Article 25, right to freedom of religion. All persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess their religion and practice and propagate. That means they are entitled to profess any religion, propagate it or practice it. Okay. Right to propagate does not include a right to convert another person's to one's religion. This is very important. You can tell about your religion, but you cannot influence and convert someone else into your religion. Article 25 covers religious beliefs, that is doctrines, religious practices, that is rituals. Exceptions क्या है? Public order, harmony, morality, health, ये सब कभी भी dysfunction नहीं होने चाहिए. Article 26. Every religious denomination or any of its sections shall have the following rights. Right to establish and maintain the institutions for religious and charitable purposes. Right to manage its own affairs in matters of religion. For example, आप कोई भी संस्था अगर बना रहे हो तो you can have your own movable or immovable property. ठीक है. Right to own and acquire movable and immovable property. Right to administer such property in accordance with the law. ठीक है. आर्टिकल 25 और 26 में छोटे छोटे आपको कुछ डिफरेंसेस हैं, क्विकली हम देख लेते हैं. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन. एंड यहाँ पे क्या है? फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियस अफेयर्स. यहाँ पे क्या है? फ्रीडम ऑफ, यहाँ पे सेल्फ के लेकर बात हुई है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लेकर बात हो रही है. आर्टिकल 25 गारंटीज राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. आर्टिकल 26 गारंटीज राइट्स ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड देयर सेक्शंस. हियर वी टॉक अबाउट द कम्युनिटी एंड हियर पर्सनल. Article 25 protects individualistic freedom of religion, as I have already mentioned. ठीक है. Here, collective freedom of religion. Okay. Again, same. Article 25 are subject to public order, morality, health, but not subject to other provisions related to fundamental rights. Like Article 25, the rights under Article 26 are also subject to public order, morality. देखिए, reasonable restrictions हर freedom of fundamental rights में हैं. Okay.
Article 27 talks about freedom from taxation for promotion of religion. No person shall be compelled to pay any taxes. Okay, no tax. Provision prohibits the state from favoring, patronizing and supporting one religion over another. Why so? Because we as a nation is a secular state. ठीक है. Prohibit tax, not fees. Fees can be allowed, but not taxes. Okay. Also, there can be a voluntary form of donation, not mandatory. Okay. Article 28. 28 talks about the freedom from attending religious instruction. No religious instruction shall be provided in any education institute wholly maintained out of state fund. मतलब freedom from attending religious instruction ये भी है. No religious, आपको कोई भी instruction नहीं देगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है. आर्टिकल 28 चार प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज करता है. पहला वो सारे इंस्टीट्यूट्स जो कंप्लीटली स्टेट रन है, वहां पे किसी भी प्रकार का रिलीजियस आप देखोगे कल्चर रिलीजियस डोमिनेशन नहीं होगा. इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. ठीक है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए. कुछ वो इंस्टीट्यूशन जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं स्टेट की तरफ से बट एस्टैब्लिश हुए हैं किसी ट्रस्ट में, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिट होता है. ठीक है. फिर वो इंस्टीट्यूट आते हैं जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं स्टेट की तरफ से, मतलब कि यस दिस इज अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड होते हैं वॉलंटरी बेसिस पे. फिर वो आते हैं जो स्टेट की तरफ से कुछ एड्स रिसीव कर रहे होते हैं. ठीक है. नाउ आर्टिकल 29 डील्स एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज. रिमेंबर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व. मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि विच आर्टिकल डील्स विथ कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, देन यू हैव टू टॉक अबाउट द आर्टिकल 29. इट इज वेरी एक्सक्लूसिव राइट फॉर कंजर्विंग योर ओन लैंग्वेज, योर ओन स्क्रिप्ट एंड योर ओन कल्चर. आर्टिकल 29 का फर्स्ट टॉक्स अबाउट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ ग्रुप. एक कोई छोटी सी ग्रुप होगी, एक बड़ा सा भी ग्रुप होगा, बट एक माइनॉरिटी लेवल पे ही हम इसको बात करते हैं. दैट इज व्हाट इट प्रोटेक्ट्स. ठीक है. प्रोविजन गारंटीज द राइट ऑफ अ सिटीजन एज एन इंडिविजुअल irrespective of community to which he belongs. Article 29 also grants both religious to religious minorities as well as linguistic minority. Okay. उसके बाद Constitution of India does not define minorities. हाँ, one thing for sure you have to understand, what is minority? See, minority definition is not given in India right now in any part of the constitution, but Supreme Court has held that the right to conserve the language includes right to agitate for the protection of the language. Number one, the scope of this article is not necessarily restricted to minorities. This is because of the use of the word section of the citizens in the article 29 that includes minorities as well as majority. मतलब ऐसा नहीं है कि एक majority section अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का राइट अपने पास नहीं रखता है, बिल्कुल रखता है. नाउ कम्स टू आर्टिकल 30. आर्टिकल 30 मींस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. आर्टिकल 30 ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटी. देखिए ये सारी माइनॉरिटी राइट्स हैं जो हमें जल्दी जल्दी देख लेने हैं. ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जो कि आप भारत में देखते ही होंगे. ठीक है. कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट fixed by the state for compulsory acquisition of any property. Minority educational institutions shall not be restricted abrogate right guaranteed by them added by 44th amendment of 1978. आपको पता है 44th amendment में ये बात भी कही गई थी कि किसी भी प्रकार से माइनॉरिटीज़ को अपने इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए रोका नहीं जाएगा और कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट्स को जो वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसको एब्रिज नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको और प्रमोट करने की बात वहाँ पे करी गई थी. इन ग्रांटिंग एड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज बाय माइनॉरिटी. मतलब ये नहीं है कि अगर 2-4 माइनॉरिटीज़ हैं तो इनको ज़्यादा और इनको कम. इट शुड बी इक्विटेबल इन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Protection guaranteed under Article 30 is confined only to minorities, religious and linguistic, and don't extend to any section of citizens under 29. एक चीज़ आपको याद रखना है, जो भी प्रोटेक्शन 29 में मिला है वो सबको मिला है, चाहे वो मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, बट जो भी सेक्शन आपको 30 में मिला है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है. The right to establish and administer educational institution is not absolute, nor does it include the right to maladminister. There can be regulatory measures for ensuring educational character and standards for maintaining academic excellence. See, you have to understand that there should be a board, there should be a committee, there should be a
a particular group which administers the regulatory measures for ensuring educational character and standard for maintaining academic excellence. ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के नाम पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बताया जा रहा है, जो कि विच इज नॉट गुड फॉर द harmony of the nation. Okay, now here comes the article 32, one of the finest article of our constitution. Also it is very important. Article 32, right to constitutional remedies for the enforcement of the fundamental of aggrieved person. आप समझ लो कि आपको सारे राइट्स मिल गए हैं, पर उसको एनफोर्स कैसे कराओगे? There comes into play the article 32, part of the basic structure. Very important. The right to get the fundamental right protected in itself a fundamental right. मतलब सारे fundamental rights को protect करना भी एक खुद में fundamental rights है. It makes fundamental rights real. The Supreme Court has been constituted as a defender and guarantor of the fundamental rights of the citizens. मतलब आपको एक बात समझ में आ गया कि the Supreme Court has been constituted as a defender, the guarantor of the fundamental of the rights of the citizens. And also यही क्वेश्चन जब मैं आपको शुरू में बता रहा था कि गारंटीड फंडामेंटल राइट, देन हु इज द गारंटर? सुप्रीम कोर्ट. थ्रू विच आर्टिकल? 32. अंबेडकर once said, an article without which the constitution is nullity. It's the very soul of the constitution and very heart of it. So heart and soul of the constitution is article 32. As I have already told, it is very important. Four provision in article 32. Right to move to Supreme Court. Supreme Court have power to issue writs. Acha, what is writs? These are the tools that High Court use and that you can use in front of High Court for your protection of fundamental rights. Parliament can empower any other court to issue directions, orders, writs of all kind. Right to move to the Supreme Court shall not be suspended except otherwise provided by the Constitution. Note, Constitution provides that the President can suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right during national emergency. आर्टिकल 359. देखिए हर एक चीज में आपको दिखेगा कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो यू हैव टू नॉट फॉरगेट अबाउट दैट. कभी भी एकदम ब्लाइंडली आप आंसर्स को टिक करके नहीं आएंगे. मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज द प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू अंडरस्टैंड. हर फंडामेंटल राइट्स के बाद आपको एक चीज दिख रहा होगा कि सर कुछ ना कुछ तो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई दिया गया है, चाहे वो पब्लिक ऑर्डर को लेके हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को लेके हो, या फिर रूल्स को प्रोविजंस को लेकर हो, चाहे वो पब्लिक हार्मनी को लेके हो, पब्लिक हेल्थ को लेके हो. आप देखोगे कुछ ना कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं. कुछ अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो रिट्स इशू के बारे में बात हो रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं. ये यूज करता है आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट यूजेस आर्टिकल 226. ठीक है. कॉन्करेंट एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नॉट एक्सक्लूसिव. ठीक है. नॉट एक्सक्लूसिव मींस आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है. यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स के साथ सिविल राइट्स भी यहाँ पे और अदर लीगल राइट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं. पार्टी शुड फर्स्ट मूव टू हाई कोर्ट. लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कस्टमरी राइट. यहाँ पे कह रहे हैं ना, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के साथ आपको लीगल राइट्स, कस्टमरी राइट्स और भी जितने भी ऑर्डिनरी राइट्स आपको मिले हुए हैं सारे के सारे इंक्लूड होता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ. तो ये एक प्रकार से वाइडर कंसेप्ट है. ठीक है. ओनली फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे आपको लीगल बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे आपको मिलेंगी. ओके. नाउ टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इज वाइडर देन द हाई कोर्ट. टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब यहाँ पे ओरिजिनल मींस जब दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, या फिर दो स्टेट्स अगेंस्ट अनदर स्टेट, या फिर दो स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, तो फिर वहां पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कम इनटू द प्ले. कैनॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन, हैंस डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द. कभी भी सुप्रीम कोर्ट ये बात डिनाई नहीं कर सकता कि आई विल नॉट इशू रिट फॉर यू. ठीक है. बट हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज बिकॉज अनदर पर्सन कैन गो फॉर द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. रिट्स टाइप एंड स्कोप. जल्दी से हम लोग रिट्स आज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस विल बी दी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन आवर पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू. ठीक है. हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्च्यू राइट एंड कोवर्न. तो देयर आर 5 रिट्स. ठीक है. कहां से लिया गया है? हम लोग लिए हैं इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है. बोरोड फ्रॉम इंग्लिश. प्रेरोगेटिव रिट्स, फाउंटेन ऑफ जस्टिस. फाउंटेन ऑफ जस्टिस मींस देखिए जस्टिस आपको दिया तो गया है, टूल होना चाहिए ना. आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने का अधिकार तो दे दिया गया है, पर रास्ते में कैसे जाना है, आप किस तरीके से जाओगे, यही नहीं बताया गया, या फिर आपको सुविधा ही नहीं दी गई है, तो क्या फायदा उस अधिकार का. तो आपको इसीलिए बोलते हैं फाउंटेन ऑफ जस्टिस.
फर्स्ट रिट इज हेबियस कॉर्पस, नाम से ही आपको पता चल जाएगा व्हाट इज हेबियस कॉर्पस, टू हैव द बॉडी ऑफ। ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट, ठीक है। हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, मैंडमस मीन्स इन दिस द कोर्ट कमांड टू द अनदर पर्टिकुलर अथॉरिटी, ठीक है, मैंडमस। देयर कम्स द प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मीन्स आप यहां पर जब कोर्ट के पास जाते हो तो ये बात बताते हो कि सर हमारे फंडामेंटल है को दिक्कत पहुंचाई गई है, को स्टॉप किया गया, रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो कोर्ट क्या करता है, प्रोहिबिशन रेट्स को यूज करता है और फॉरबिड करता है हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट, ठीक है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल टू बॉडीज। मतलब आप देखोगे कि ये चीज, जैसे आप सपोज आपके अगेंस्ट कोई जजमेंट आ गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो आप इस चीज को ले जाके हाई कोर्ट के पास जाओगे तो हाई कोर्ट ये बात प्रोहिबिशन के रूप में इशू करेगा। सर्शियोररी मीन्स टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड, मतलब जानकारी से रिलेटेड है, इश्यूड बाय द हायर कोर्ट्स टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ईदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और स्क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस। मतलब कभी कभी हो सकता है कि कभी कभी चीजें आपको गलत रूप में इंटरप्रेट कर गई हूं, उसको स्क्वैश करने के लिए कैन बी इश्यूज अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। 1991 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आल्सो व्हेन इट अफेक्ट्स राइट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब सपोज कर लेते हैं कि एक कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है और वहां पर आपके साथ फंडामेंटली कुछ गलत हुआ है, तो आप सर्शियोररी के रूप में ये जान सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ है और विच बॉडी विल हेल्प यू, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ओके। नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज, मतलब आप किसी भी अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल्स के तहत ही इस चीज को इशू करा सकते हो। क्वा वारंटो, हेयर कम्स द क्वेश्चन ऑफ बाय आस्किंग द क्वेश्चन कि किस अथॉरिटी के साथ आपने या फिर किस वारंट के साथ आपने ये सारी चीजें की हैं, किसके लिए, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी टू क्लेम पर्सन टू पब्लिक ऑफेंस, प्रिवेंट्स इलीगल usurpation of public offense by a person, cannot be issued ministerial office or private office, ministerial office or private office, ठीक है। here comes the article 33, आर्टिकल 33 जिसका हम आपको डिस्कस कर रहे थे कि 14 से लेकर 32 हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। 12 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड 13 टॉक्स अबाउट व्हाट इज नॉट लॉ। नाउ हियर कम्स द आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में होता क्या है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट to or abrogate the fundamental rights of the members, armed force, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and analogous forces, ठीक है। The power to make laws under Article 33 is conferred only on Parliament, not on state legislature। क्यों? क्योंकि जो भी सारी सर्विसेज हैं वो सेंट्रली मैनेज्ड होती हैं। Any such law made by Parliament cannot be challenged in court, इन एनी कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखो कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ सकती है कि पैरामिलिट्री फोर्स या फिर मिलिट्री फोर्स को पर्टिकुलर एरिया में उतारना पड़ सकता है, वहां पे आप बोलोगे सर मेरा फंडामेंटल, मैं अपने घर से बाहर निकल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है ना, तो वहां पे आपका फंडामेंटल राइट कर्टेल होगा। और ये किसके तहत हो रहा है, आर्टिकल 33 के तहत हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, पार्लियामेंट्री लॉ इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 33 कैन आल्सो एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शियल ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिलिट्री लॉ फ्रॉम द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज फार एज द इन्फोर्समेंट ऑफ। आप एक बात समझना, जैसे कि आप बोलोगे सर मेरा तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूव, पर वहां पे सर आर्टिकल 33 लगा है, तो फिर वो कर्टेल हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज ग्रेटर, आई कैन से, ऐसे आप समझ लो आर्टिकल 33 इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नाउ हियर कम्स द आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 मींस, आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शन on fundamental rights while the martial law is in force in any area or territory within the area. It empowers the same, but यहाँ पे क्या हो जाता है कि the act of indemnity made by the parliament cannot be challenged in the court. Again same, martial law implies a suspension of ordinary laws and government or any। एक बात समझो, आपको आर्टिकल 33 है तो आपका फंडामेंटल राइट कर्टेल हो जाएगा। आर्टिकल 44 दैट इज मार्शियल लॉ, वो भी आपका कर्टेल हो जाएगा। इट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 34 अंडर विच मार्शियल लॉ डिक्लेयर इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये अंडरस्टूड है कि अगर आर्टिकल 34 लगा है तो वो मार्शियल लॉ के रूप में ही लिया जाएगा। नाउ हियर कम्स द आर्टिकल 35। द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। दिस प्रोविजन इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स एंड पनिशमेंट फॉर देयर इंफ्रिंजमेंट। एक बात याद रखना,
फंड आर्टिकल 35 आपको ये बताता है कि वो लॉज बनाएंगे कि जो भी लॉज पार्लियामेंट बनाएगा वो पूरे कंट्री के लिए लागू होगा। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली यहाँ और यहाँ के लिए लागू हो रहा है। हाँ, अब इसमें कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एरिया और कुछ जनरल स्पेसिफाइड एरियाज को भी अलग करके रखा गया है। विल डिस्कस, लेट्स सी। दिस प्रोविजन इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया विद रिगार्ड टू द नेचर एंड दोज फंडामेंटल राइट्स, पनिशमेंट फॉर देयर इन्फ्रिंजमेंट। मतलब यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, ठीक है। फंडामेंटल राइट आप चाहे उत्तर प्रदेश में बैठे हो, चाहे आप दिल्ली में बैठे हो, चाहे आप हरियाणा में बैठे हो, चाहे आप केरला में बैठे हो, चाहे आप तमिलनाडु में हो, नो मैटर वेयर यू आर, फंडामेंटल राइट्स और उसके कर्टेल में जो भी पनिशमेंट है वो सब सिमिलर रहेंगी। द पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स। देखो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल 16 में बात हो रही थी कि सर हमारे पास तो डिस्क्रिमिनेट हम नहीं किए जा सकते हैं, बट यहाँ पे है आर्टिकल 35 बात कर रहा है कि वो बना सकता है ऐसे लॉज। मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करने वाले लोग वही होने चाहिए, वहीं के एरिया के, तो फिर ये एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 16 एंड 35। एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स रिट्स ऑल काइंड्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ। देखो ये बहुत अच्छा है आर्टिकल 35। एक और चीज देखो, आप समझो जब आर्टिकल 35 आ जा रहा है तो आपको एक बात समझ में थोड़ा सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आर्टिकल 35 ये भी इंपावर करता है कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स एंड पुलिस फोर्सेस एटसेट्रा। अब देखो, अब जैसे कोई पुलिस फोर्स या फिर पैरा मिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्स में, उनका भी तो वो भी तो एक इंसान है, वो भी फंडामेंटली ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको भी फंडामेंटल राइट्स चाहिए। बट he cannot ask सुप्रीम कोर्ट टू इशू अ रिट फॉर मी, बिकॉज दैट टाइम आर्टिकल 35 का प्रयोग करके पार्लियामेंट उस चीज को एब्रोगेट कर सकता है, ठीक है। एंड इंडेमनिफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी। जाहिर सी बात है, मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पे भी आप गवर्नमेंट सर्वेंट का कोई के तरफ से किया गया कोई भी काम को इंडेमनिफाई कर सकते हैं। पार्लियामेंट शैल हैव powers to make laws for prescribing punishment for those acts that are declared to be offenses under, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस है तो पनिशमेंट कौन देगा? पार्लियामेंट देगा, ठीक है। आर्टिकल 35 extends to competence of parliament to make a law on matters specified above, although some of those matters may fall with the sphere of state legislature। स्टेट लिस्ट में भी आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि सर जब इतनी कुछ चीजें हैं 35 के थ्रू, 34 के थ्रू और 33 के थ्रू, तो ये फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं हमको तो कटेल होते हुए दिख रहे हैं। नहीं, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। हियर कम्स द क्वेश्चन कि सर ये तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन जैसा लग रहा है मार्शल लॉ सुनने में, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंस है। ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं होते, बल्कि सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज के लिए, लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और कभी कभी पार्लियामेंट अपनी और भी कुछ चीजों को इंक्लूड यहाँ पे कर सकती है, ठीक है, ताकि अपना ही टेन्योर बढ़ा ले, ठीक है। इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, इट कंटिन्यूज द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सस्पेंशन हो जाता है, ठीक है। इट इज इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। इट कैन बी इम्पोज ओनली ऑन 3 कंडीशन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। यहाँ पे कंडीशंस आपकी थोड़ी सी बदल जाती हैं। इट इज इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री, इट इज इम्पोज इधर होल कंट्री और एनी पार्ट ऑफ, ये किसी स्पेसिफिक एरिया में ही लगेगा, ये पूरे में लग सकता है या फिर किसी स्पेसिफिक में लग सकता है। इट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इम्प्लिसिट, ये अपने आप से समझ लिया गया है। बट नेशनल इमरजेंसी के लिए आपके पास एक एक्सप्लिसिट आर्टिकल है, ठीक है। अब आते हैं कुछ एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, ये समझने के पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पहले फीचर्स को समझ लेंगे। तो फीचर्स को समझने के पहले ही मैंने आपको ये भी सारे चीज़ समझा दी है कि क्या क्या फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग हो सकता है, कैसे फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं, कैसे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल होते हैं, क्या सारे एक्सेप्शंस आते हैं। सो लेट्स डिस्कस दी फीचर्स एज वेल। ओके, फीचर्स आर सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। अच्छा, वो कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। कैसे याद करने? 15, 16 एक साथ, फिर आपके 15, 16 एक साथ, फिर आपके 19, 29 एंड 30। ओके,
while others are available to all the person with a citizen foreign legal persons like corporation or companies, not absolute but qualified। मैंने बोला था absolute नहीं होते हैं और reasonable restriction के साथ होते हैं। all are available against the arbitrary action of the state, some of them are also available against the action of state and private individuals, some are negative in character, some are positive in character। जैसे देखो फंडामेंटल राइट्स हमेशा आपको देखोगे नेगेटिव कैरेक्टर में बात करी जा रही है कि आपके साथ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कभी कभी आपको पॉजिटिव कैरेक्टर के बाद आपके साथ ये होना चाहिए, आपको ये मिलता है, ठीक है। नॉट सैक्रोसेंट एंड परमानेंट, कोई भी फंडामेंटल राइट सैक्रोसेंट या परमानेंट नहीं है, अमेंड करा जा सकता है, ठीक है। एक्सेप्ट आर्टिकल 21 एंड 20 ऑल द अदर राइट्स गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। मतलब राइट टू लाइफ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और 20 को पता है कोई ऑफेंस है तो आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हो। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। आर्टिकल 19 आर्म्ड रिबेल के मतलब इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी में कभी भी सस्पेंड नहीं होता है। स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाई आर्टिकल 31A, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड आर्टिकल 31B कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाइल मार्शल लॉ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी वाइल फ्यू ऑफ देम एंड कैन बी इन्फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, सच लॉ कैन बी मेड बाई ओनली पार्लियामेंट नॉट द स्टेट। सब कुछ आपको समझ में आ चुका है, काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज द बेसिक आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आ जा रहा है कि सर फीचर्स हो गए, अब कुछ एक्सेप्शंस को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। सेविंग्स ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। वेरिएशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ 9th शेड्यूल, सेविंग्स ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टरी प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल सर मान लेते हैं हमारे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारा देश बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, तो कई सारी सड़कें, देखो आपको मैं करंट मुद्दों से रिलेट कराना चाहता हूँ। कई सारी सड़कें जो 2 लेन है, 4 लेन है, उन्हें 4 लेन या 6 लेन में कन्वर्ट करा है। 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन या 8 लेन में कन्वर्ट करा जा रहा है, तो आपकी ज़मीनें चल जा रही हैं, आपका घर चला जा रहा है, आपका पूरा कंप्लीट घर चला जा रहा है, तो आपको राइट टू लाइफ बोलोगे सर मेरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, राइट टू हैव अ होम, राइट टू एनवायरमेंट। तो देखो सर कभी कभी क्या होता है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना फंडामेंटल राइट, क्योंकि वहाँ पे DPS पे, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ रहा है, दैट इज द डेवलपमेंट पर्पस, तो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। नाउ क्रिटिसिज्म भी है फंडामेंटल राइट का, कुछ सिग्निफिकेंस भी है, वो भी देख लेते हैं। एक्सेसिव, कुछ ज़्यादा ही लिमिटेशन है, सही बात है। नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, अब देखो सोशल राइट्स कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये देश इतना बहुत वाइड है, बट क्रिटिसिज्म है, ठीक है। इकोनॉमिक राइट्स भी नहीं दिए गए हैं किसी भी रूप में, कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब ये एक्टिवेट होता है, कब ये डीएक्टिवेट होता है, कोई परमानेंसी नहीं है। सस्पेंशन है इमरजेंसी के टाइम पे, तो फिर काहे का, कभी भी आप इमरजेंसी लगा सकते हो, हमारे देश में लग भी चुका है। एक्सपेंसिव रेमेडी, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो आप का कटेल हुआ है, अब आपको लड़ना है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड नो कंसिस्टेंट फिलोसफी, कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं है, कल को कोई और केस का जजमेंट आया, आपका फंडामेंटल राइट का जो इंटरप्रिटेशन है वो बदल जाता है। क्या है सिग्निफिकेंस, बेड रॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का होना और वहाँ के लोगों का हारमोनियस कंडीशन में रहना डिपेंड करता है कि फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं और कहाँ है, कितने हद तक हैं। फॉर्मिडेबल बलवर्क ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी के साथ अगर इंसान नहीं रह रहा है तो फिर और कैसे रहेगा, उसकी डिग्निटी इंश्योर हो रही है कि नहीं, रिस्पेक्ट सोसाइटी में होनी बहुत जरूरी है, स्टेट एकदम कर्टेल ही ना कर दे, जो सिचुएशन आप देखोगे म्यांमार में कुछ समय पहले हुई थी। आई हैव हर्ड ऑफ आर्टिकल, आई हैव रेड ऑफ आर्टिकल इन विच पीपल आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री पर्सन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका कोई वहाँ पे वजूद ही नहीं रह जाता है। स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ इंडियन स्टेट, एग्जैक्टली, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो सोचो आज हमारा देश एक सेक्युलर स्टेट के रूप में कभी नहीं जाना जाता। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, जस्ट बिकॉज देयर इज फंडामेंटल राइट, देयर इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, ठीक है। राइट्स आउटसाइड पार्ट 3, कुछ ऐसे भी हैं राइट्स जो हमें आर्टिकल 14 से लेके 32 के बाहर भी मिले हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265, ये भी हमारा एक राइट है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 300A, जो कि एक लीगल राइट है, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, आर्टिकल 301, आपको पता है आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज़ भी हम यहीं पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, DPSP नॉन जस्टिसेबल होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी एक ड्यूटी है जो कि इंसान को करनी ही करनी है, ठीक है। ये देखो फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपका
फंडामेंटल राइट एक पॉलिटिकल जस्टिस है, बट डीपीएसपी क्या इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को भी इंक्लूड करता है। मैंने बोला ना, वो सड़कें जब वहां पे बन जाएंगी 2 लेन से 4 लेन, तो वो सबके लिए, सिर्फ एक लोग के नहीं, एक का तो कटल हो रहा है जिसका घर जा रहा है, पर सोचो जब वो सड़क बन जाएगी तो शायद लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, और शायद आने वाले कई साल तक लोगों को वो हेल्प होती रहेंगी। दैट इज अ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, नो फोर्स ऑफ सैंक्शन एज सच नीड इन स्पेशल लॉ टू इन्फोर्स सैंक्शन। ऑब्वियसली फंडामेंटल ड्यूटी में कोई ऐसा सैंक्शन जैसा कोई चीज नहीं है। इलीगल सैंक्शन है यहाँ पे, यहाँ भी कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। पर्सनल इंडिविजुअलिस्टिक होती है, ये थोड़ी सी आपकी कम्युनिटी बेस्ड होती है, या फिर आप कह सकते हो सोशल बेस्ड, सोसाइटी बेस्ड होती है। नॉन इन्फोर्स्ड ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली फंडामेंटल तो आपका काफी इंडिविजुअल और पर्सनलाइज्ड इफेक्ट होता है। ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड, नॉट ऑटोमेटिकली इन्फोर्स, डीपीएसपी स्टेट करती है इन्फोर्स। कोर्ट्स कैन डिक्लेयर अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट। कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देखो फंडामेंटल राइट्स में होता है। सो स्टूडेंट्स, वी हैव डन टिल हियर। नाउ लेट्स come to the questions. The first question is, which one of the following best defines the term state? Very interesting question. Let's see the first question. A community of person permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. ठीक है, well and good. Let's go ahead. A politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. ये भी बिल्कुल सही. A number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. ठीक है, a society permanently living in a definite with a central authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary. See, we have the question, which of the following best defines the term state? So you can see the first statement, a community of a person permanently occupying a definite territory independent of external control possessing an organized government. देखो obviously एक जो स्टेट है वो किसी और अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट है, किसी भी और अथॉरिटी से इंडिपेंडेंट है, तो दिस सीम्स वेरी करेक्ट as of now. Let's see the other options again. A politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. This can be, but to be very precisely we can say this is more correct over this. Okay, a number of persons who have been, see, it is about the organized people, a number of person, society permanently living in a definite or central authority and executive responsible to the central authority and independent judiciary. जरूरी नहीं है कि वो स्टेट हो, स्टेट का एक डेफिनेशन है, पर मोर एप्टली अगर हम बात करें तो स्टेट का ऑप्शन यहाँ पे ए होगा. ठीक, सी यू हैव टू मेक श्योर कि समटाइम्स यू विल गेट वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस. व्हाट ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर विच ऑप्शन इज मोर एप्ट regarding to your subject, regarding to your topic. Okay, so let's jump to the next question. Right to privacy is protected under which article of the Constitution of India? Article 15, 19, 21, 29. See, 29 and 15 cannot be. So we are left with only two options, Article 21 and 19. देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना. Article 19 में आपको जनरली राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूव, ये सारी राइट्स मिलती है, पर राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही. तो पुत्तुस्वामी केस, द लैंडमार्क जजमेंट केम इन विच द आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड लिबर्टी. इन दिस राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो इंक्लूडेड. ओके, सो दिस इज करेक्ट. So students, we'll be having some more questions and that will be your homework, and we'll be dealing with the next topic in the next class. Okay, thank you.